सो स्टूडेंट्स, बेटा द सेम चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसी में सेकेंड वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, आरएनए और डीएनए के बारे में बताया है बेटा, ठीक है। अभी फर्स्ट वीडियो में आरएनए डीएनए थोड़ा सा कुछ बताया, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट में आज बेसिकली आपको चारगाफ का रूल बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आरएनए डीएनए हमने क्या पढ़ा था आरएनए में कि एक एडिशनल ओएच ग्रुप होता है सेकेंड नंबर पे। मैंने आपको शुगर का डायग्राम बताया था और बताया था यही एक मेन अंतर है आरएनए शुगर और डीएनए शुगर में, कि जो सेकेंड नंबर की पोजीशन बताया था ना, कुछ इस टाइप से बताया था ना, ये 5 शुगर बना दो तो ये फर्स्ट मान लो, तो ये सेकंड में भी क्या था, OH था, थर्ड में तो था ही था, सेकंड में भी OH था, ये बताया था ना। तो ये एडिशनल OH ग्रुप किस में पाया जाता है, आरएनए के केस में पाया जाता है। डीएनए में ये H था और यहाँ पे थर्ड नंबर पे OH था, ठीक है। एक ये होगी आपके आरएनए में, राइबोज शुगर में। इसका बेटा केमिकल नेम बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है आया भी होगा। सो केमिकल नेम, आरएनए का जो केमिकल नेम होता है उसको 5 मिथाइल यूरेसिल है। क्या है इसका, 5 मिथाइल यूरेसिल, आप लर्न कर लेना, ओके। अब इसी में अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ डीएनए दैट इज एसिडिक। क्या होता है डीएनए का नेचर, एसिडिक होता है, याद रखना आप लोग, ठीक है। और इसका जो चार्ज होता है डीएनए को, वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए इज बेसिकली एसिडिक इन नेचर। ये हमेशा डीएनए में, डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, हमें पता है ना। न्यूक्लियस में ही आपके डीएनए होता है, उसी में आपके जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो बेस न्यूक्लियस को तभी तो कहा जाता है सेल का ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो जो ये डीएनए है, सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था बेटा इसको, फ्रेडरिक मेस्चर ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक मेस्चर। मेस्चर ने कब किया था, 1869 में किया था। कब किया था, 1869 में। ये डाटा, ये नेम्स भी आपको पता होना चाहिए इस सब्जेक्ट के, स्पेशली इस चैप्टर के रेफरेंस में। तो औरों में भी हो तो बहुत अच्छा है बेटा। तो फ्रेडरिक मेस्चर ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था 1869 में, और इसका नेम क्या दिया था इन्होंने, न्यूक्लियन कहा इनको। क्या कहा बेटा, न्यूक्लियन कहा, न्यूक्लियस में कह के क्या कहा इनको, न्यूक्लियन कहा गया, ठीक है। तो और इसी में आगे काम करते हुए 1953 में जेम्स वॉटसन, एक साइंटिस्ट थे, ये मिलजुल के दो लोगों का एफर्ट था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इन्हीं को जाता है बेटा क्रेडिट जो है। इन्होंने 1953 में जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए में। वो हम लोग इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं ना कि डीएनए जो है डबल हेलिकल है, एक ये हेलिक्स हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। तो ये डबल हेलिक्स, एक ये न्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई, एक ये हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या है, डबल हेलिकल मॉडल जो दिया था डीएनए का, उसका सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। तो अब इन्होंने ये वाला दिया तो सही, किस पे आधारित होके दिया, इनको भी तो कुछ प्रूफ मिला होगा ना, इन्होंने भी तो कुछ देखा होगा, उसके बेस पे बोला होगा कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल है। उसका जो इसमें जो इनको मिली थी, किस पे आधारित था ये, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पे, ठीक है ना। एक्सरे किसी चीज की और तह तक जाने के लिए और इमेजेस को अच्छे से उनसे वो मिलने के लिए, फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा पे इनका ये सारा बेस्ड था। जो भी इन्होंने अपनी जो भी प्रपोज किया डीएनए के लिए डबल हेलिक्स मॉडल जो प्रपोज किया, दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। और ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा भी तो किसी ने प्रोड्यूस किया होगा, ठीक है। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का क्रेडिट जाता है मॉरिस विल्किंस एंड रोसलैंड फ्रैंकलिन को, ठीक है। तो आपको सब चीज पता होना चाहिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा क्या था, किसने दिया, मॉरिस विल्किंस एंड रोसलैंड फ्रैंकलिन, याद कर लीजिए, ठीक है। और किस फिर फाइनली जो है आपको ये किसने दिया, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएस का भी क्वेश्चन बनता है काफी बार। तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या प्रपोज किया था, डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था, किसके लिए, डीएनए के लिए। और कब किया था, 1953 में, ठीक है। बेसिकली ये वाली चीजें आपकी ज्यादा मायने रखती हैं। अब इसी में हम नेक्स्ट आते हैं, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बेटा, हम डीएनए आरएनए के बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, एक ही साथ सारा नहीं पढ़ाया जा सकता है, थोड़ा 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 करके बढ़ बढ़ के। एनसीईआरटी बहुत ध्यान दिया है सीबीएसई ने कि बच्चों को किस टाइप से स्टेप बाय स्टेप हमें क्या क्या समझाना है, कैसे समझाना है। ऑल टुगेदर अगर सारा एक साथ डाल देंगे तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसीलिए ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, वही चीज़ों को फिर पढ़ेंगे फाइनल होने तक आप काफ़ी कुछ इसके बारे में जान जाएंगे। तो इसी
में एरविन चारगाफ ने एक रूल दिया था। एरविन चारगाफ ने क्या रूल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी बोर्ड में, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि हमने पहले पढ़ा था ना कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश भी करती हुई चलूंगी बेटा ताकि हम पीछे से भी कनेक्टेड रहें। हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े थे, हमने कितने टाइप के पढ़े थे, 2 पढ़े थे, एक होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पायरिमिडीन, यही पढ़ा था ना हमने, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो इन्होंने क्या कहा, चारगाफ ने क्या कहा ये समझो। चारगाफ ने कहा कि जितना अमाउंट में प्यूरिन होगा ना उतनी ही अमाउंट में पायरिमिडीन भी होगी, ये बोला इन्होंने, ठीक है ना, कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन, ठीक है। तो अब हमने प्यूरिन के एग्जांपल कौन कौन से थे, एडेनिन और ग्वानिन, 2 आते हैं प्यूरिन में, और पायरिमिडीन के आते हैं थायमीन एंड योर साइटोसिन, ठीक है। तो मैंने बोला तो इसको आप ऐसे याद करें ATGC, ठीक है ना। तो अब हमने देखे तो इनका अगर हम कहें, इनका ये कहने का मतलब था कि जितनी अमाउंट में एडेनिन होगा ना उतनी ही अमाउंट में थायमीन भी होगा, जितनी अमाउंट में ग्वानिन होगा उतनी ही अमाउंट में साइटोसिन होगा, समझ रहे हो, ये बोला था चारगाफ ने। चारगाफ ने ये बताया था कि जो रेशियो होता है इनके बीच में, जो रेशियो होता है दैट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट एंड इक्वल, ठीक है। सो दिस इज ओनली द लाइन विच यू हैव टू लर्न, दैट द रेशियो बिटवीन दीज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के बीच का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा और बराबर इक्वल रहेगा, ठीक है। इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट एंड इक्वल, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा। बाय द वे हमने कहा कि टोटल मिला के हमारे पास जो है 20 नाइट्रोजनस बेसिस है, कितने हैं, 20 नाइट्रोजनस बेसिस है। तो 20 नाइट्रोजनस बेसिस के लिए हमें ये 2 चाहिए, ठीक है। मैंने बोला था एक में 10 होते हैं, एक में 10 होते हैं, तो 10 इसमें हो गए यानी कि 10 इसमें होंगे। तो अगर मैं बोलूं तो 10 प्यूरिन यहाँ लगे हैं, 10 प्यूरिन यहाँ लगे हैं, 10 प्यूरिन यहाँ है तो 10 पिरिमिडीन यहाँ है, 10 प्यूरिन यहाँ है तो 10 पिरिमिडीन यहाँ है। इस टाइप से टोटल कितने हैं, 20 नाइट्रोजनस बेसिस है, कितने हैं, 20 नाइट्रोजनस बेस। तो क्या बोलेंगे हम, 10 प्यूरिन हो गए और 10 पिरिमिडीन हो गए, तो बराबर हो गए, 10 हमने प्यूरिन कर दिया, 10 हमने पायरिमिडीन कर दिया, ठीक है। अब ये वाला हमारा अमाउंट भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, एडेनिन ज्यादा हो सकता है, ग्वानिन कम हो सकता है, या ग्वानिन ज्यादा हो सकता है, एडेनिन कम हो सकता है, इन दोनों में। पर एक चीज ध्यान देना, एडेनिन जितना होगा उतना ही थायमीन होगा, ग्वानिन जितना होगा उतना ही साइटोसिन होगा, समझ रहे हो ना। ये वाले ऊपर नीचे हो सकते हैं, टोटल मिला के 10 होंगे, ये भी ध्यान देना, क्योंकि प्यूरिन, ये दोनों प्यूरिन है, ये दोनों प्यूरिन को 10 होना है, तो ये मैं मान सकती हूँ, इसको मैं 2 और 8 माना, जैसे अभी हमने, मैं इसको 5 और 5 मान लेती हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मैं चाहूँ तो इसको 5 और 5 ना मानूं, मैं इसको यहाँ पे 3 और 7 8 9 7 कर दूं, 3 7 कर दूं, मेरा मन आ रहा है तो मैं चलो इसको, ठीक है, हो सकता है ये 6 और 4 हो जाए, पर टोटल कितना होगा, 10 होगा, 6 4 10, कोई भी अमाउंट करे, पर हम कितना होना चाहिए, 10 प्यूरिन होना चाहिए। और दूसरा, अगर एडेनिन 4 है तो यहाँ पे थायमीन भी 4 ही होगा, अगर ग्वानिन 6 है तो साइटोसिन भी 6 ही होगा। ये ध्यान देना कि ये दोनों आपके बराबर होना चाहिए, जितना ये है इतना ही होगा, जितना ये है इतना ही होगा। टोटल मिला के ओवरऑल कैलकुलेशन हम कह दें तो जितना प्यूरिन है उतना ही पायरिमिडीन होगा। टोटल में ये 6 है, टोटल में कितना है, 6 है, तो टोटल में ये भी 10 है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो 50% माना, 50% ओवरऑल में समझ लो कि 50% प्यूरिन ने होना है, 50% पायरिमिडीन ने होना है, ठीक है। टोटल मिला करके जितना भी है उसका आधा आधा यहाँ बांट दो, फिर इन दोनों ने मिलकर ये आधे को बनाना है, इन दोनों ने मिलकर ये आधे को बनाना है। अब एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे मैं तुमको, ठीक है। अब इसको और अच्छी तरह से समझते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये आते भी हैं कभी कभार कि बाय द वे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि क्वेश्चन जैसे 30% एडेनिन है कहेगा, तो साइटोसिन बताइए कि कितना होगा, क्या बोल रहा है वो, 30% एडेनिन है तो साइटोसिन कितना है। हमें पता है कि एडेनिन बराबर थायमीन है, एडेनिन कितना दे दिया उसने, 30% दे दिया, कितना दिया है, 30%। थायमिडीन कितना हो जाएगा, ये भी तुम्हारा 30% ही होगा। फिर एडेनिन अगर 30% है तो एडेनिन का पेयर कौन बनाता है, थायमीन। बोला है प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन, ये इक्वल होंगे, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। अब एडेनिन के नीचे क्या होता है, ग्वानिन होता है, ग्वानिन, ठीक है।
अगर ये क्योंकि ओवरऑल में जो भी अमाउंट है ये 50% होना चाहिए और ये 50% होना चाहिए। 30% तो हमारा हो गया, तो 20% तुम्हारा यहाँ ग्वानिन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था हमारा एडेनिन था, ये था हमारा थाइमीन था। ठीक है, ये क्या है थाइमीन। एडेनिन दिया है 30%, तो थाइमीन भी अब तक 30% हो गया। अब क्योंकि इसने ओवरऑल में हमने कितना बनाना है, इसका 50% बनाना है, 30 ये है तो 20% ये हो जाएगा। अब 20% अगर ग्वानिन है तो पूछा है साइटोसिन कितना है, तो सीधी सी बात है साइटोसिन यहाँ आता है ना, ग्वानिन का पेयर बनाता है ना तुम्हारा साइटोसिन, तो ग्वानिन अब 20% बनेगा क्योंकि इन दोनों को भी बराबर होना है, प्यूरिन और पिरामिडिन ने भी बराबर होना है। तो 50% इसने होना है, 50% इसने होना है, 30% ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये है, तो 20% ही बचा हमारे पास 50 होने के लिए, तो 20% ये हो जाएगा। यहाँ का 50% बन गया, अब यहाँ का 50% भी बना दो। अब क्योंकि ये 30% था तो ये भी 30% होगा। अब ये 20% ही बचा इसके पास, तो इसके पास भी कितना होगा आपका 20% होगा। ओके बेटा, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। दोबारा से एक क्वेश्चन के साथ समझा देती हूँ मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन और इसी में करवा देती हूँ। चलो हम इसको कर लेते हैं। हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान देना, AT, इसको शॉर्ट में भी लिखते हो तो लिख लो, ATGC, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन। ये डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, अब माना कि अगर हमें C दे रखा है, क्या दे रखा है, C दे दिया 10%, कितना दिया है 10% दे दिया, और हमसे कहा कि भैया आप अब T निकालो, क्या निकालो, T निकालो। तो सीधे कर देते हैं ना, अगर ये 10% है तो सीधी सी बात है ये भी 10% होगा। ठीक है, अगर ये 10% है तो ये भी 10% होगा। ओवरऑल मिला के इसने 50% होना है, इसने 50% होना है, कितना होना है, इसने बनाना है 50%, इसने होना है 50%। तो अगर 10% ये हुआ तो ये ऊपर वाला एडेनिन वाला क्या होगा 40% होगा, ये 40% है तो ये भी 40% होगा, सीधी सी बात है। ये टोटल 40 10 50 बन गया, ये 40 10 50 बन गया। तो ऐसे हम कोई भी निकाल सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बेटा, बहुत आसान है। तो इसको आराम से हमने इजीली, बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया। ठीक है, तो चार का फ्रूट भी आपका क्लियर हो चुका है। इसी में अब जो हम नेक्स्ट जाएंगे, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाएंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में मैं तुमको बताऊंगी और अच्छे ढंग से डिटेल में समझाऊंगी। आज थोड़ा सा आप ही चार का फ्रूट को भी क्लियर करिए। ठीक है, आपके फीडबैक के रिस्पॉन्सेज के हिसाब से बेटा मैं कोई वीडियो शॉर्ट होगी, कोई वीडियो लॉन्ग होगी, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल पाएगा उस टाइप से मैं आप लोगों के लिए बनाती जाऊंगी। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और अच्छी तरह से समझिए बेटे।